मुलुक महाराष्ट्र या बुलेटिनची सुरुवात करूया। तर राज्यातल्या राजकीय वादाची आणि हा वाद शिवसेना भाजप यांच्यामधला जो वाकयुद्ध सुरू आहे ते शमायचं नाव घेत नाहीये। संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आणि त्याला भाजपकडून सुद्धा चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलेलं आहे। आज पुन्हा एकदा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आमने सामने आले। चंद्रकांत पाटलांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय। राज्यात टोळी सरकार असल्याचं चंद्रकांत पाटील म्हणाले, तर शिवसेना कुणाच्याही दबावासमोर झुकणार नाही अशी गर्जना संजय राऊतांनी करत भाजपला ठणकावलं। मी तुमच्या घरात घुसलो तर तुम्हाला नागपूरला जाता येणार नाही। तुम्ही पत्र लिहिलं काल, पण याची सुरुवात सर नेमकी कधी झाली काय? मी माझी पुढली पत्रकार परिषद शिवसेना भवनात घेणार आहे। त्यानंतरची पत्रकार परिषद मी ईडी कार्यालयाच्या बाहेर घेणार आहे। ईडीच्या कार्यालयात बाहेर घेणार आहे आणि हजारो लोकांच्या साक्षीने घेणार। ईडी कार्यालयाबाहेर घेणार आहे, यातून ठरलंय। तुम्ही पहा आम्ही काय करतो। हल्ला जीवे मारण्याचा प्रयत्न आणि सोडणार नाही, घरात घुसू, नागपूरला जाऊ देणार नाही। अरे काय चाललंय काय? हे मी वारंवार म्हणतोय की महाराष्ट्रामध्ये टोळीचं सरकार चाललंय का, की ज्याच्यामध्ये एक गृहमंत्री जेलमध्ये आहेत, मुंबईचे कमिशनर आधी परागंदा होते आणि आता रोज उठून आरोप करतायत। माझं असं म्हणणं आहे की हे सगळे आरोप कोण करतायत? खोटं करा, दबाव तंत्राचा अवलंब करा, खोटे पुरावे उभे करा, लोकांना धमक्या द्या, सरकार पाडण्याच्या धमक्या द्या, सरकार पाडण्याच्या धमक्या द्या। पण शिवसेना आणि महाराष्ट्र हा अशा येऱ्या गबाळ्यांपुढे झुकणारा नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून बाळासाहेब ठाकरेंपर्यंत, आता शरद पवार असतील, उद्धव ठाकरे असतील, इतर नेते असतील, हा महाराष्ट्राचा बाणा आहे, तो राहील। असं म्हटलं गेलं की आम्ही गुडघे टेकणार नाही। असं आहे की व्यवहारामध्ये ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांसमोर गुडघे आपण टेकतो, ज्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंसमोर आपण गुडघे टेकतो, तिथून कोणापुढे गुडघे टेकायचे हे चित्र बदललं ना। ते चित्र वेगळं झालं। शिवाजी महाराजांपुढे गुडघे टेकायचे नाहीत। मग गुडघे चांगल्या अर्थाने, गुडघे टेकण्याचे दोन अर्थ असतात। तर चांगल्या अर्थाने पण आपण गुडघे टेकतो आणि वाकून नमस्कार करतो। तर शिवाजी महाराजांपुढे गुडघे टेकण्याची बाळासाहेब ठाकरेंची परंपरा होती, बाळासाहेबांपुढे गुडघे टेकण्याची आम्हा सगळ्यांची परंपरा आहे। आणि आता तुमचं गुडघे टेकण्याचं समोरचं चित्र बदललं आहे, ते सत्तेसाठी जे अनुरूप आहे ते चित्र आपल्यासमोर आहे। त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जावं। मग गंगेमध्ये जी प्रेतं वाहून गेली त्या संदर्भात कोणाकडे तक्रार करायची? गंगेमध्ये जी हजारो प्रेतं फेकून दिली बेवारसपणे, त्या संदर्भात हे जे शिष्टमंडळ आहे हे कोणत्या न्यायालयात तक्रार करणार आहे? हे जर आम्हाला कळलं तर आम्हाला जरा बरं होईल। सगळ्यांनी पोलीस स्टेशनचा सहारा घेतला, न्यायालयाचा सहारा घेतला, रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा सहारा घेतला। पण हे पहिल्यांदाच झालं की किरीट सोमय्यांना झेड सिक्युरिटी असतानाही जीवे मारण्याचा प्रयत्न, एवढं धाडस आहे। आणि हे कशामुळे आहे? तर असं लक्षात आलं की आपण खूप बोलतोय, परंतु काचेच्या घरात राहणाऱ्याने दुसऱ्यावर दगड मारायचे नसतात, तसं आता झालं। मग आता समजा तुम्हालाही असं वाटत असेल की बा केंद्र सरकार, देवेंद्रजी आणि काय किरीट सोमय्या हे एजन्सीचा उपयोग करतात, तर तुम्हाला न्यायालय आहे, तुमचा न्यायालयावर विश्वास नाही आहे का? यानंतर आपण थेट जातोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलतायत। पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, माननीय नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, माननीय मोदी जी आप आगे बढ़ो। आम्ही परत एकदा आयच्या या सभेक हांव माननीय मोदीजीचे स्वागत करता। आणि हांव तुमच्या मदीं चड वेळ उलोवचो ना, हांव फक्त थोडक्यानूच तुमकां सांगपाक आयलां
गोंयांत नवी सकाळ करपाक आमकां कोणाचीच गरज ना. ताका गोंयचे तरणाटे जे आसा हे समर्थ आसात. हांगा फटींगपणां चलची ना. गोंयचे तरणाटे गोंयकारपणाय शाबूत दवरपा खातीर साबूत आसात हे आमी दाखोवन दितले. काँग्रेसीची फटींगपणां आमी खूब ते पळयल्या. त्या खातीर राहुल गांधी हांगा येयलो म्हणून कांयच फरक पडचो ना. तेची सभा कितल्याची जाल्या ती तुमी पळयल्या. आनी आयज म्हापशांतल्या ह्या विराट सभेक माननीय पंतप्रधानांचे स्वागत तुमी करता. आनी हें निश्चित जाता की 2022 वन मिशन वन गोल, वन मिशन वन गोल. निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचो जो संकल्प आसा 22+, आणि त्याच संकल्पाच्या बरोबर आम्ही जे संकल्प पत्र तुमकां दिला तितूर 22 संकल्प सोडल्या. त्या 22 संकल्पान पयलो संकल्प जो आमचो आसा तो आमी जाणट्यांची पेन्शन जी मनोहरभाई पर्रीकरान सुरवात केल्ली 500 रुपया पासून ती 2000 रुपयाचेर पावली. ती आज 3000 रुपया व्हरता. एप्रिल म्हयन्यांतल्यान ती 3000 रुपया पेन्शन जातली. हे भारतीय जनता पार्टीचे उतर आसा. दुसरी गजाल आमी जे संकल्प पत्रात आमच्या म्हटला की आमी निश्चित रित्या सांगला हांगासर आशिल्ल्या म्हज्या गृहिणीक आधार दिवपा खातीर गृहिणी आधार तर चालू आसतलीच आसतली. बट एप्रिल म्हयन्यांतल्यान आमी प्रत्येकाक वर 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे जे केला ते एप्रिल म्हयन्यांतल्यान चालू जातले. हो आमचो संकल्प आसा. सामान्य गोंयकाराक आपले घर आसपाक जाय. प्रत्येकाक दिसता गांवांत रावता त्या गोंयकाराक आसतलो, शहरांत रावता त्या गोंयकाराक आसतलो. बट ह्या महागाईच्या काळात ते घर बांदपाक परवडनाशिल्लें. प्रधानमंत्री आवास योजना तर आसाच आसा. माननीय पंतप्रधानान आमच्या खातीर सुरवात केल्या. पण माझ्या हर एक गोंयकाराचे घर जावचे हे तेजे स्वप्न साकार जावचे म्हणून गोंय सरकारान सरकारी नोकरांक तर आसाच आसा. बट सरकारी नोकराच्या व्यतिरिक्त सामान्य गोंयकार जो घर बांदतलो ताका 2% हे महिलांच्या खातीर आणि 4% हे पुरुषांच्या खातीर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 एप्रिलांतल्यान चालू जातले. आणि इतकेच नाही तर त्याच बरोबर ताका आमी प्लॉट सुद्धा म्हणजे जे इलिजिबल आसात तांच्या खातीर प्लॉट दिवपाचें काम हे आमच्याच सरकारान करपाचें आसा. जे आयज पर्यंत सामान्य गोंयकाराक आपले घर नाशिल्लें ताका घर बांदपाचें काम आमी केलां. गोवा विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची या प्रचारामध्ये एंट्री झाली आहे. ते काय बोलतात याकडे आपली नजर असेल. आपण जाऊया नंतर, पण तत्पूर्वी बातमी बघूया. आज आमदार नितेश राणे हे जामिनावर बाहेर आले. कोल्हापूर मधल्या CPR रुग्णालयामध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते आणि ते बाहेर आले. सरकार मला अटक करू शकलं नाही, मला अडकवण्याचा प्रयत्न केला, अडकवलं गेलं असा आरोप त्यांनी केला. बघूया ते नेमकं काय म्हणाले. दुपारी मी सिंधुदुर्ग औरस हॉस्पिटलमध्ये माझा ब्लड प्रेशर चेक केलं 152 आहे. आता हे मी काय त्या मशीनमध्ये बोट घातलं होतं काय जेणेकरून खोटी माहिती बाहेर येईल. कोणाच्याही तब्येतीवर अशा पद्धतीने प्रश्न उचलणं हे किती नैतिकतेमध्ये बसतं. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला हे साजेसे आहे का हाही विचार थोडा आपण या सगळ्या निमित्ताने करायला हवा. मग प्रश्न विचारायचे असतील तर आम्हीही खूप विचारू शकतो. आम्हीही हे विचारलं चालेल का की जेव्हा सरकार पडण्याची वेळ येते, जेव्हा ईडीच्या कारवाई सुरू होतात तेव्हाच मुख्यमंत्री गळ्यात बेल्ट का घालतात, हा आम्ही विचारलं चालेल का. यानंतर बातमी आहे ती अमरावतीतल्या शाईफेक प्रकरणाची. अमरावतीच्या महानगरपालिका आयुक्तांवरती शाईफेक करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या मुद्द्यावरून शाईफेक करणाऱ्या 11 जणांवरती गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. कलम 307 नुसार हे गुन्हे दाखल केलेत. पण यात
आमदार रवी राणा यांचं सुद्धा नाव आहे। त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध रवी राणा यांचा जो संघर्ष गेल्या काही दिवसापासून सुरू आहे तो आता पुन्हा टिपेला जाण्याची शक्यता आहे। अमरावतीमध्ये बुधवारी घडलेल्या या शाईफेकीचे डाग गुरुवारी आणखीनच गडद झाले। कारण या प्रकरणात हल्लेखोरांसह बडनेराचे आमदार रवी राणांविरोधात थेट कलम 307 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। यावरून आता राजकारण पेटल्याचं सुद्धा चित्र आहे। बुधवारी महापालिका आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टेकर राजापेठ उड्डाणपुलाच्या भुयारी मार्गात सांडपाण्याच्या पाहणीसाठी आले होते। त्याचवेळी 3 महिलांनी अचानक धाव घेत त्यांच्यावर शाईफेक केली। यावेळी काही कार्यकर्त्यांनी आयुक्तांवर हल्ला करण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला। परवानगी नाकारली मुळे हल्ला झाला? परवानगी नाकारलीच नाहीच आहे। परवानगीला करता आमच्याकडे प्रकरण सादर झालेलं नव्हतं। कुठल्याही प्रकारे प्रकरण मी आल्यानंतर किंवा मी याच्या पूर्वी सुद्धा माननीय जिल्हाधिकारी महोदयाकडे आणि महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा परवानगीसाठी कुठल्याही प्रकारचं प्रकरण सादर नव्हतं। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून हा हल्ला झाल्याचं समोर आलंय। आयुक्तांच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणात गुन्हा सुद्धा दाखल झालाय। काही जणांना अटक सुद्धा झाली आहे। पण गुन्हा दाखल करताना थेट जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचं कलम 307 हे लावण्यात आलंय आणि यावरून आता आमदार रवी राणांनी सूडबुद्धीने अडकवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही केलाय। त्या ठिकाणी मी नसताना रात्री 11:30 वाजता मंगळवारी खासदार नवनीत राणांनी हे प्रकरण थेट लोकसभेत नेलं। त्यातच आता यामधल्या वादामधून शाईफेक प्रकरणात रवी राणांवर 307 चा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय घडणार हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत। यानंतर आपण थेट मडगावला जातोय, जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा सुरू आहे। तुमचे सपन पुराय करपाचे उतर हाव तुमका दिता। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य है कि यहां मंच पर आने से पहले मुझे मापुसा के संरक्षक अंगवाणी बोडगेश्वर जी के दर्शन करने का अवसर मिला। मैं देव बोडगर जी के प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी के कल्याण में उनके आशीर्वाद बना रहे, यही कामना करता हूं। वाकई गोवा में आप सभी के बीच आकर मैं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। यहां की हवाओं की बात ही कुछ ऐसी है। गोवा इतने बुलंद स्वर में विकास और बीजेपी की बात कर रहा है कि उसकी आवाज दूर दूर तक जा रही है। गोवा ने यह ठान लिया है कि विकास की इस लहर को, सुशासन की इस लहर को धीमी नहीं पड़ने देना है। प्रमोद सावंत जी के युवा नेतृत्व में गोवा के गोल्डन भविष्य के लिए विकास की ये यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। 14 फरवरी को गोवा में एक बार फिर एक एक मतदाता कमल खिलाने के लिए भारी मात्रा में मतदान करने वाला है। मैं गोवा बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को
भव्य विजय की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब भी मैं गोवा आता हूं तो मेरे मित्र मनोहर पर्रिकर जी की कमी हमेशा खलती है। आप गोवा वासियों को तो उनकी कमी और भी ज्यादा महसूस होती होगी। मैं भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय फ्रांसिस डिसूजा जी, जिनके साथ काम करने का भी मुझे अवसर मिला, इनका भी स्मरण करता हूं। फ्रांसिस डिसूजा जी गोवा संस्कृति और भाजपा के विचारों के सच्चे प्रतिनिधि रहे। साथियों, देव बोडगेश्वर की मुझ पर असीम कृपा रही कि मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पलों में गोवा की धरती को इतना निर्णायक बनाया। आज जो आप मुझे जिस रूप में देख रहे हैं ना, जहां मुझे देख रहे हैं, इसकी शुरुआत गोवा से हुई थी। जून 2013 में यहां भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति थी और जून 2013 में जब मैं गोवा की इसी धरती पर था तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा के चुनाव के लिए भाजपा की प्रचार समिति का प्रमुख घोषित किया था। फिर बाद में मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया गया था। गोवा की इसी धरती से निकली प्रेरणा थी कि यहां आप लोगों से बात करते हुए उस दिन हमारे पर्रिकर जी ने मेरी यहां एक सभा आयोजित की थी और उस सभा में मेरे मुंह से सहसा सहज रूप से एक शब्द निकला था। वो शब्द था कांग्रेस मुक्त भारत। ये शब्द गोवा की धरती से ही, यहां के पुण्यात्माओं के आशीर्वाद से सहसा मेरे मुंह से निकल गया था और हमने देखा आज ये शब्द देश के कोटि कोटि नागरिकों का संकल्प बन गया है। साथियों, गोवा की अपनी एक खास संस्कृति और पहचान है और गोवा सबको साथ लेकर भी चलता है। जिनको गोवा की संस्कृति की परवाह नहीं है, उन्होंने गोवा को अपने भ्रष्टाचार का, लूट तंत्र का एक बहुत बड़ा एटीएम बना करके रखा था। लेकिन भाजपा ने गोवा के लिए स्वयं पूर्ण गोवा का मंत्र दिया। भाजपा ने समग्र विकास की बात की, सबके लिए बराबर विकास की बात की, क्योंकि विकास को टुकड़ों में जाति, धर्म, मत, मजहब, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। अगर नॉर्थ गोवा का विकास होगा तो साउथ गोवा भी आगे बढ़ेगा। अगर साउथ गोवा में काम होगा तो नॉर्थ को भी उसका लाभ मिलेगा। और मुझे बताया गया
कि आप जैसे यहां इकट्ठे हुए हैं, साउथ गोवा में भी वर्चुअली बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग स्थान पर लोग आज इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं साउथ गोवा के भाइयों बहनों को भी प्रणाम करता हूं। इसी तरह अगर जब हम गोवा के पर्यटन की संभावनाओं की बात करते हैं तो उसके लिए गोवा को हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है। अगर यहां अच्छी सड़कें नहीं बनती, नई सुविधाएं नहीं बनती, तो पर्यटक यहां आना पसंद करते क्या? कोई टूरिस्ट आते क्या? यहां की हालत अगर खराब होती तो कोई आता क्या? इसलिए भाजपा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का नया अभियान चलाया हुआ है। गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से मार्सेल और पैडेने में बस डिपो बनाए गए हैं। 3000 करोड़ की लागत से मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है। देश और दुनिया के पर्यटक अब ज्यादा आसानी से गोवा आएंगे, यहां टूरिज्म को गति देंगे। साथ ही इससे गोवा में दूसरे उद्योगों में, व्यापार में निवेश के रास्ते भी खुलेंगे। गोवा में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। भाइयों और बहनों, जो काम भाजपा ने किए, जो काम भाजपा सरकार आज कर रही है, उसकी जरूरत गोवा को दशकों पहले से थी। आपको याद होगा, मांडवी नदी पर अटल सेतु का निर्माण हमारी ही सरकार ने पूरा किया। न्यू जुवारी ब्रिज का काम भी शुरू किया गया है। वेरना इंडस्ट्रियल एरिया में 4 लेन रास्ता बनाया गया है, जिससे पोंडा और मुरगांव का अंतर 12 किलोमीटर से कम हुआ है। इन सब कामों की मांग गोवा के लोग कितने लंबे अरसे से कर रहे थे। इसी तरह केंद्र में भी इसके पहले कितनी सरकारें आई भाई, लेकिन क्या किसी ने गोवा जैसे राज्य को उसका महत्व समझ करके, गोवा भारत के लिए बहुत उपयोगी है, भारत को आगे बढ़ाने में गोवा काम आ सकता है, अगर भारत में टूरिज्म बढ़ाना है तो गोवा से बढ़ सकता है, लेकिन ये बातें पहले की सरकार के दिमाग में कभी आई ही नहीं। दिल्ली में बैठे थे, 5-5 दशक राज किया इन लोगों ने, तब जो दिल्ली की कुर्सी पर थे उन्हें गोवा की याद आती थी, लेकिन कब आती थी? वो गोवा कभी याद करते थे जब उनको सैर सपाटे के लिए यहां चक्कर काटने आता था, तब उनको गोवा याद आती थी। लेकिन आज हमारी सरकार सागरमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से गोवा में
लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। 5,000 करोड़ रुपीस। हमने इस तरह की नीतियां भी बनाई जिनसे गोवा को लाभ हो। इंटरनेशनल पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल, ये भी इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गोवा के पर्यावरण के लिए, यहां की आबोहवा के लिए केंद्र ने गोवा में 100 से अधिक इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। ये भी टूरिज्म को अनुकूल व्यवस्था है। ऐसी ही कितनी ही परियोजनाएं हैं जिनसे गोवा अब गोल्डन गोवा बनने की दिशा में अग्रसर है। साथियों, गोवा के विकास के लिए भाजपा ने जो किया है उसका एक उत्तम उदाहरण यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या है, टूरिस्टों की संख्या है। पहले गोवा में केवल सीजनल पर्यटन ही ज्यादा होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट किया, पर्यटन को प्रमोट किया, सुविधाएं बढ़ाई और अब पूरे साल 365 दिन यहां पर्यटक आते हैं। 2011 में जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब पूरे साल में करीब 25 लाख पर्यटक आते थे। 25 लाख। लेकिन 2019 आते आते ये संख्या 80 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। साथियों, जब हम टूरिज्म पर ध्यान देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो उसका लाभ गोवा वासियों को तो जरूर मिलता है। यहां टूरिस्ट भी आते हैं और गोवा के लोगों को आर्थिक लाभ भी होता है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। साथियों, जब तटीय विकास को प्राथमिकता मिलती है तो बारदेज तालुका को भी इसका फायदा मिलना तय है। ये बहुत दुख की बात है कि आज तक कांग्रेस ने कभी बारदेज तालुका के बारे में कोई चिंता ही नहीं की। हम सब जानते हैं कि ये तालुका उनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। भाजपा के साथ बारदेज की आकांक्षाओं को हमेशा बल मिलेगा। यहां के लोगों की आशाओं को पूरा करने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और साथियों, मैं एक बात और कहूंगा। पिछले 2 सालों में दुनिया में, यानी पिछले 100 साल में जो नहीं आई, ऐसी वैश्विक महामारी, इतनी बड़ी महामारी गत 2 वर्षों से हमें सब मानव जात को पूरे विश्व में जकड़ लिया है। और उसके बाद पर्यटन इंडस्ट्री को कितना बड़ा धक्का लगा। आप सोचिए, अगर ऐसे समय, ऐसे संकट के समय पिछली सरकारों की तरह अगर कामकाज चला रहा होता तो क्या होता,
क्या देश आज 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना पाता क्या? अगर यहां डबल इंजन की सरकार न होती तो क्या गोवा 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य बन पाता क्या? और मैं प्रमोद जी को बधाई देता हूं, उनकी दीर्घ दृष्टि को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया अगर गोवा में टूरिज्म को बढ़ावा देना है, टूरिस्ट के मन में विश्वास पैदा करना है कि भाई बाकी बगैर ठीक है, गोवा सुरक्षित है, तो मैसेज देने की ताकत है 100% वैक्सीनेशन। और उन्होंने किया, और उसका कारण दुनिया भर के टूरिस्टों को लगता है कि गोवा 100% वैक्सीनेटेड डेस्टिनेशन है। कोई भी टूरिस्ट आने का मन करता है, ये गोवा वासियों की भलाई का काम है। पहले की सरकारों में कैसे भारत वैक्सीन के लिए दुनिया के दूसरे देशों के आश्रय रहता था। हम मांगते रहते थे 30-30, 40-40 साल तक हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता था। देश इस बात को भली भांति जानता है। अगर देश और गोवा वैक्सीनेशन में पिछड़ जाते तो हमारा टूरिज्म कैसे रिवाइव होता, देश की इकोनॉमी कैसे रिवाइव होती। लेकिन आज गोवा का टूरिज्म भी फिर से आगे बढ़ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बार बजट में हमने एमएसएमई सेक्टर को, छोटे उद्योगों को मदद देने वाली योजना का विस्तार करके उसे 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। विशेष रूप से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये सिर्फ कुछ लोग यहां आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भांति भांति के वादे करके चले जाते, ऐसा नहीं। ये बजट में ऑलरेडी योजना कर दी गई है, बजट पार्लियामेंट में रख दिया गया है। इससे गोवा के पर्यटन उद्योग को और नई ताकत मिलने वाली है। साथियों, हमारे लिए गोवा का अर्थ है G for governance, O for opportunities and A for aspirations. GOA, गवर्नेंस के क्षेत्र में तो गोवा देश के लिए एक मॉडल बनकर के उभरा है। प्रमोद जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के सभी कर्मचारियों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने जो काम किया है वो मामूली नहीं है, अभूतपूर्व काम किया है आपने। क्योंकि मैं भी बहुत साल तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाना है तो कितना दम उखड़ जाता है। लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री तक रहने के बाद मैं कह रहा हूं कि प्रमोद जी आपने अद्भुत काम किया है, आपकी टीम ने अद्भुत काम किया है। हमारे युवा मुख्यमंत्री केवल योजनाओं को शुरू करने की बात नहीं करते, बल्कि प्रमोद जी का लक्ष्य है गोवा के संकल्पों को 100% पूरा करना। वैक्सीनेशन की अभी मैंने बात की, उसमें भी गोवा 100%, स्वच्छ भारत मिशन में
गोवा में 100% कवरेज, जल जीवन मिशन के तहत गोवा में 100% कवरेज, गोवा ने बिजली पहुंचाने का काम भी 100% पूरा किया। यासोबत बुलेटिन मध्ये आपण एक छोटासा ब्रेक घेतोय। कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमतवर मुलुख महाराष्ट्र। यानंतर बातमी आहे हिजाबच्या वादाची। कर्नाटकात सुरू झालेला हिजाबचा वाद कोर्टात सुरू आहे आणि त्या प्रकरणी आज न्यायालयानं आपली सुनावणी पुढे ढकलली, पण न्यायालयानं सांगितलंय की जोपर्यंत सुनावणीचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत धार्मिक पेहरावाचा आग्रह कोणीही धरू नये। त्यामुळे कर्नाटकात सध्या हिजाबच्या मुद्द्यावरून जे सध्या राजकारण पेटलेलं आहे त्या पार्श्वभूमीवर आणि त्याचे पडसाद राज्यभर उमटतायत। महाराष्ट्रात सुद्धा त्याचं लोण पोहोचलेलं आहे त्या वादाचं। त्यामुळे हिजाब शाळेमध्ये कॉलेजेसमध्ये आम्हाला घालू दिला जावा अशी जी मागणी केली जाते ती मागणी मात्र फेटाळलेली आहे आणि न्यायालयानं स्पष्टपणे सांगितलंय की जोपर्यंत अंतिम निकाल येत नाही या संदर्भातला तोपर्यंत कोणीही तशा प्रकारचा आग्रह धरू नये। यासोबत बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय, पण ब्रेकवर जाण्यापूर्वी महत्त्वाची आठवण ती म्हणजे आमच्या एका विशेष कार्यक्रमाची। पुष्पा सिनेमाच्या गाण्यांनी सध्या जोरदार अशी सगळीकडे वाहवा मिळवली आहे, पण आता त्याची एंट्री झाली आहे ती निवडणुकीमध्ये। सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणाऱ्या पुष्पा सिनेमातलं गाणं आणि डायलॉगची आता विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात एंट्री झाली आहे। भाजपनं गोव्याच्या प्रचारासाठी खास गाणं तयार केलंय। केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांनी चक्क पुष्पाचा डायलॉग आपल्या खास शैलीत म्हटलाय। याविषयीचा सविस्तर रिपोर्ट पाहायला विसरू नका 8:30 वाजता।